हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। एक टॉपिक है सीआरआर एंड एसएलआर। ये उन कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल है जो लोग बैंक पीओ मेंस का तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क मेंस का तैयारी कर रहे हैं, और या तो जेआईबी और सीआईबी का तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। आपके बैंकिंग मेंस में एक सेक्शन होता है करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर में आपका 20 से 25 क्वेश्चन आती है, और बैंकिंग अवेयरनेस में आपका 15 से 20 क्वेश्चन आती है। तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स कर लो तो आपका करंट अफेयर में जो टोटल 40 मार्क्स होते हैं उसमें आप आराम से 25 से 30 मार्क्स ले आओगे। तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस का ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और ये सीरीज का पहला वीडियो है। और इसी तरह मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा यूट्यूब में। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश विद सेंट्रल बैंक। और हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सीआरआर में क्या होता है, बैंक अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, जो बैंक है वो अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखता है। तो जैसे एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट सीआरआर है वो 4.5 है। अगर बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो ये अपना जो 4.5 करोड़ है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है या जमा रखता है। ठीक है। इट इज़ अ क्रूशियल टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू रेगुलेट द परसेंटेज ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। अगर क्या होता है ना, इकोनॉमी में अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो बैंक आरबीआई क्या करती है, वो सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि बैंक जो है ज़्यादा मनी आरबीआई के पास जमा रखे, और जो इकोनॉमी में जो ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो रहा है वो आरबीआई के पास आ जाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है कि ये किस आर्टिकल और किस सेक्शन के तहत आरबीआई को ये पावर दिया जाता है सीआरआर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो ये है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई जो है सीआरआर के मदद से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई सीआरआर की मदद से इन्फ्लेशन को भी कैसे कंट्रोल कर लेती है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि सीआरआर में क्या होता है कि जब मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर के रेट को इंक्रीज़ कर देती है। तो इंक्रीज़ करने पर क्या होता है कि मार्केट में जो एक्सेस मनी है वो बैंक क्या करती है, वो आरबीआई को डिपॉजिट कर देती है। उससे क्या होता है कि मार्केट का एक्सेस मनी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो आरबीआई के पास आ जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये देखिए ये काम कैसे करती है। ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी आरबीआई राइजेस द सीआरआर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद द बैंक टू सैंक्शन लोन। इट सिक्यूजेस द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन। इसमें वही है कि आरबीआई जो है सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि जो एक्सेस मनी है मार्केट में वो सिक्यूज हो जाए और वो आरबीआई के पास आ जाए, ताकि बैंक के पास कम पैसा बचे पब्लिक को लोन देने के लिए। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एसएलआर के बारे में। तो एसएलआर क्या होता है? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी that must be maintained as cash, gold, and approved securities. The primary purpose of SLR is to ensure that banks have enough fund to meet their obligation to their customer. तो देखिए एसएलआर में क्या होता है कि बैंक अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। ये आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं रखता है। एसएलआर में आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं, ये बैंक अपने पास खुद रखती है। ठीक है। सीआरआर में क्या होता था कि ये बैंक जो है वो अपना कुछ डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखता था, लेकिन एसएलआर में बैंक अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा खुद रखती है। तो एज ऑफ नाउ द करंट एसएलआर इज 18%। मतलब अगर बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, 18 करोड़ वो बैंक अपने पास रखेगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। ये क्यों रखती है? क्योंकि बैंक के पास इनफ फंड होना चाहिए टू मीट देयर ऑब्लिगेशन टू देयर कस्टमर। अगर कस्टमर को कैश की नीड हो जाए तो बैंक के पास इतने पैसे होने चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को इस सेक्शन के तहत पावर दिया जाता है एसएलआर को मेंटेन करने के लिए। तो एसएलआर इज कवर्ड बाय सेक्शन 24 ऑफ
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो आरबीआई को पावर दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कि वो एसएलआर के रेट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जितने भी सारे रेट्स है, ये जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है बाई मंथली, हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जैसे अप्रैल में होती है एक, अप्रैल के बाद जून में होती है, तो हर 2-2 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इन सब का रेट डिसाइड होता है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार आप लोग ज़रूर जो करंट एसएलआर और सीआरआर है वो देख के जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आसानी से 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ एक टर्म था एनडीटीएल, एनडीटीएल देख लेते हैं एनडीटीएल क्या होता है। तो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल रिफर्स टू द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज टोटल डिपॉजिट दैट आर हेल्ड बाय द बैंक्स। इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक एंड बैलेंस हेल्ड विद द बैंक्स विद अदर बैंक्स। एनडीटीएल मतलब होता है बैंक के पास टोटल कितना डिपॉजिट है। टोटल डिपॉजिट मतलब ये पब्लिक से कितना डिपॉजिट लिए हैं और इनका जो डिपॉजिट अदर बैंक में है, वो टोटल जो डिपॉजिट है उसे हम लोग एनडीटीएल बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि सीआरआर कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ गई है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे अगर मनी का सप्लाई बढ़ गया है तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर के रेट को बढ़ा देती है। और सीआरआर के रेट को बढ़ा देती है तो बैंक क्या करती है, ये जो एक्सेस मनी है ये आरबीआई को डिपॉजिट करती है। तो सारा पैसा जो इकोनॉमी का है वो यहाँ से बैंक में आया और बैंक से आरबीआई के पास आ गया, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। जैसे मान लीजिए पहले सीआरआर 4% था, और अगर मनी का सर्कुलेशन बढ़ गया है मार्केट में, तो ये बैंक क्या करेगी, जो सीआरआर के रेट को 6% कर देगी। तो क्या होगी, जो एक्सेस मनी है वो बैंक के थ्रू आरबीआई के पास आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और सेम तरह से एसएलआर कैसे वर्क करती है, अगर इकोनॉमी में एक्सेस मनी का सर्कुलेशन हो गया तो वो मनी लोग बैंक में जमा करेंगे और आरबीआई क्या करेगी, एसएलआर के रेट को इंक्रीज कर देगी। तो एसएलआर को रेट को इंक्रीज करने पर ये जो एक्सेस मनी है वो बैंक अपने पास खुद रख लेगी। और इसका रिवर्स भी होता है कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी में कैश का शॉर्टेज हो गई या मनी का सर्कुलेशन कम हो गया, तो आरबीआई क्या करती है, एसएलआर या सीआरआर के रेट को कम कर देती है। तो बैंक को अपने डिपॉजिट का कम हिस्सा आरबीआई को देना पड़ेगा। तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, और बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो वो उन पैसों को लोगों तक पहुंचाएगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, और इसी तरह से मार्केट हमारा चलता रहेगा। तो ये सारा जो रेगुलेट करती है, ये रेगुलेटर हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो एसएलआर और सीआरआर है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, और वो टूल है क्वांटिटेटिव मेजर में आती है। क्वांटिटेटिव मेजर में बहुत सारे टूल्स है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कभी और देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि एसएलआर और सीआरआर आप लोग समझ गए होंगे, और अगर सब लोग समझ गए हैं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।